वेलकम स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने देखा था, शुरू किया था टाइप्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, समष्टि आर्थिक विश्लेषण के प्रकार, जिसमें हमने पहला प्रकार किया था समष्टि स्थितिकी, और जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि समष्टि स्थितिकी आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी समय बिंदु पर अर्थव्यवस्था में अंतिम संतुलन स्थिति की व्याख्या की जाती है, और यह स्थिति काल पर्यंत बनी रहती है जब तक कि कुल मांग फलन या कुल पूर्ति फलन के अंतर्गत समष्टि चरों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो। आज हम दूसरी शाखा लेते हैं या दूसरा प्रकार लेते हैं, जो है समष्टि तुलनात्मक स्थितिकी, यानी मैक्रो कंपैरेटिव स्टैटिक। पहली स्थिति में हमने देखा कि समष्टि चरों में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए और अंतिम संतुलन स्थिति का अध्ययन करते हैं, जो कि समष्टि स्थितिकी होती है। लेकिन समष्टि तुलनात्मक स्थिति, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, हम तुलना करते हैं दो स्थितियों की। अब दो स्थितियां तब उत्पन्न होती हैं जब समष्टि चरों में परिवर्तन होता है, यानी कि अर्थव्यवस्था में यदि समष्टि चरों में परिवर्तन हो जाए तो परिणाम स्वरूप संतुलन अवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है। अतः समष्टि चरों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप स्थापित दो अलग अलग संतुलन अवस्थाओं की तुलना जिस विश्लेषण के अंतर्गत की जाती है उसे हम समष्टि तुलनात्मक स्थितिकी के रूप में जानते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि समष्टि स्थितिकी का जो समीकरण है वह y = c+i है, जो कि संतुलन की प्रथम अवस्था को बताता है। लेकिन यदि हम ये मान लें कि विनियोग में परिवर्तन हो जाए, मान लें कि विनियोग में वृद्धि हो जाए, तो ऐसी स्थिति में y जो है वह बदलकर c+i+Δi हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में यह द्वितीय अवस्था को बताएगा। यानी कि y = c+i में प्रथम अवस्था थी, लेकिन जब अर्थव्यवस्था में विनियोग में परिवर्तन हो जाता है, विनियोग में वृद्धि हो जाती है, तो उसके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का पुनर्निर्धारण होता है, यानी कि नया संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। तो परिवर्तन से पहले की संतुलन स्थिति और परिवर्तन के बाद की संतुलन स्थिति, इन दोनों का तुलनात्मक विश्लेषण करना ही समष्टि तुलनात्मक स्थितिकी के अंतर्गत आता है। अब हम इसको रेखाचित्र के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। जिसमें हमने OX अक्ष पर राष्ट्रीय आय को लिया है और OY अक्ष पर हमने कुल व्यय यानी कि उपभोग और विनियोग को लिया है। पैंतालीस डिग्री रेखा, जो कि y = c+i रेखा है, यह रेखा कुल पूर्ति फलन को व्यक्त करती है। यह रेखा c+i रेखा है, जो कि कुल मांग फलन को व्यक्त करती है। चूँकि कुल मांग फलन c+i रेखा और कुल पूर्ति फलन यानी कि 45 डिग्री रेखा, ये दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर कट करते हैं, यानी कि ई बिंदु पर दोनों बराबर होते हैं। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आय का निर्धारण होता है, वह OY के बराबर होता है। अब हम ये मान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में विनियोग में वृद्धि हो जाती है। चूँकि अर्थव्यवस्था में विनियोग में वृद्धि हो जाती है, तो परिणाम स्वरूप c+i रेखा ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगी, इस तरह से c+i+Δi। तो चूँकि मांग फलन रेखा अब बदल जाती है और नई मांग फलन रेखा c+i+Δi तथा कुल पूर्ति फलन रेखा c+i के E1 बिंदु पर काटने से हम देखते हैं कि नई संतुलन स्थिति हमें प्राप्त होती है, यानी कि नया संतुलन बिंदु जो है वह E1 बिंदु है, और यहाँ पर राष्ट्रीय आय OY1 के बराबर निर्धारित होती है। अतः
हम एक संतुलन बिंदु E से हम संतुलन बिंदु E1 पर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर एक संतुलन बिंदु E और दूसरा संतुलन बिंदु E1, इन दोनों का तुलनात्मक विश्लेषण, यानी कि एक E पर राष्ट्रीय आय का निर्धारण होता है OY के बराबर, जबकि E1 पर राष्ट्रीय आय का निर्धारण होता है OY 1 के बराबर। तो इन दोनों संतुलन स्थितियों के कारण निर्धारित अलग अलग राष्ट्रीय आय का तुलनात्मक अध्ययन करना ही समष्टि तुलनात्मक स्थितिकी के रूप में जाना जाता है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि समष्टि तुलनात्मक स्थितिकी यानी कि जब समष्टि चरों में अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हो जाता है तो ऐसी स्थिति में पहले से स्थापित जो संतुलन की स्थिति है वह बदल जाती है और हमें नई संतुलन स्थिति प्राप्त होती है। तो दो संतुलन स्थितियों का, दो संतुलन अवस्थाओं का परस्पर तुलना करना, उनका तुलनात्मक विश्लेषण करना समष्टि तुलनात्मक स्थितिकी के रूप में जाना जाता है। और इसके समीकरण में हम इसको इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, y = a + i बार प्लस डेल्टा आई। चूँकि हमने डेल्टा आई को शामिल किया यानी कि विनियोग में परिवर्तन होता है, तो पहले वाले समीकरण जो कल बताया था उसके अंतर्गत हम डेल्टा आई को जोड़ देते हैं, बाकी पहले जैसा ही रहता है, उसमें चेंज नहीं होता। 1 - b जो है वह नई राष्ट्रीय आय जो स्थापित हुई है उससे इस समीकरण के माध्यम से, इस फॉर्मूले के माध्यम से हमें नई स्थिति में निर्धारित राष्ट्रीय आय का ज्ञान हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि समष्टि तुलनात्मक स्थितिकी में हम दो संतुलन स्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, क्योंकि पहली अवस्था निर्धारित होने के बाद समष्टि चरों में परिवर्तन हो जाता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।